नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन। आप देख रहे हैं भारत। और यहां पर सबसे पहले बात सबसे बड़े मुद्दे की करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया। मध्य प्रदेश की धार में भोजशाला पर फैसला आने के बाद अब उससे जुड़े साक्ष्य सामने आने लगे हैं। एनडीटीवी इंडिया ने भी भोजशाला के अंदर जाकर आपके लिए बहुत सारी हैरान करने वाली और दिलचस्प जानकारियां निकाली हैं। ये वो जानकारियां हैं, वो साक्ष्य हैं जिनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हाँ, ये वाग्देवी मां सरस्वती का मंदिर है और यहां सिर्फ पूजा ही होनी चाहिए। इस फैसले के बाद से भोजशाला में मंदिर की झलकियां अब दिखाई देने लगी हैं। आप भी देखिए एनडीटीवी के कैमरे ने वहां पर क्या कुछ देखा। भोजशाला में गर्भगृह है। गर्भगृह यानी वाग्देवी की प्रतिमा इधर ही विराजमान थी। ये सरस्वती की मूर्ति है वो, जिसको ऊपर से जो है पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। आज भी हैं मगर हृदय बहुत खुश है, आनंद है। हो गए रास्ते भोजशाला के वास्ते। एक फैसले ने धार के भोजशाला की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। जहां कल तक तनावग्रस्त हालात में एक दिन की पूजा का अवसर मिलता था, वहां अब सनातनी भीड़ उमड़ पड़ी है उस मां के दरबार की दोबारा स्थापना के लिए, मां वाग्देवी की मूर्ति की प्रतिमा लगाने के लिए, जिसके लिए ना जाने कब से लड़ाई लड़ी जा रही है। इस भोजशाला में गर्भगृह है। गर्भगृह यानी कि वो जगह जहां पर अनुयायी मानते हैं कि मां सरस्वती यानी वाग्देवी की प्रतिमा इधर ही विराजमान थी। यहीं से जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, तो माता की मूर्ति को ले जाया गया। अब इसीलिए इस वक्त जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फूलों से ओम उकेरा गया है, फूलों से स्वास्तिक उकेरा गया है, इस इंतजार में कि इस गर्भगृह में माँ वापस आएंगी और यहीं पर विराजमान होंगी। जो कल आपने सुना कि लंदन से मूर्ति लाने की भी बात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कही कि सरकार इसकी पहल करे, तो उसी मूर्ति का इंतजार इस गर्भगृह में है और लोग सुबह से आकर यहाँ पर यहाँ पूजा कर रहे हैं और हाईकोर्ट का भी धन्यवाद दे रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई रही और उसके बाद ये फैसला हुआ है। लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। लोग अपनी भावनाओं का अलग अलग तरह से इजहार कर रहे हैं। कल भावुक थे, भावुक तो आज भी हैं मगर हृदय बहुत खुश है, आनंद है। अच्छा लग रहा है पूजा करके। ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रतिमाएं जब खम्भ ये भी चाहते थे कि हमें हमारे इस रूप से बाहर लाया जाए कि हाँ, हम मंदिर हैं, हमें कहा जाए, तो आज मंदिर कह रहे हैं। ये मोबाइल में तस्वीर कौन सी है? माँ वाग्देवी की। अच्छा, यही प्रतिमा यहाँ पे यही प्रतिमा हमारे चित्त में, हमारे मन में यही प्रतिमा। आज हम आपको उन अकाट्य साक्ष्यों के दर्शन कराएंगे जिनके लिए इस भोजशाला परिसर का एएसआई ने 98 दिनों तक महीन बारीक निरीक्षण किया, सबूत जुटाए। वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, फ्रेमिंग कराई हुई है कि जहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, तमाम जो मंत्र हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी वही ओम सरस्वती नमः आप देखेंगे तस्वीरों में जो आपको दिखाई देगा। खास तौर पे ये पूरे इस शिलालेख लगे हुए हैं। ये सरस्वती की मूर्ति है वो, जिसको ऊपर से जो है पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। और यही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम थी, उसने इन तमाम प्रतिमाओं का सर्वेक्षण किया था और उसी के आधार पर फैसला किया गया, अपनी रिपोर्ट फाइल की और उसमें बताया गया कि किस तरीके की स्थितियां बनी हैं। सबूत जुटाए और जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हाँ, ये भोजशाला मंदिर ही है और यहाँ सिर्फ पूजा ही होनी चाहिए। अब जब परिसर खुला है, आम लोग पहुंच रहे हैं,
तो सबूतों की पूरी फेहरिस्त सामने आ रही है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो सपाट है पूरा शिला के ऊपर, अब लोग कहते हैं यहाँ पर कि यहीं पर मूर्ति थी और माँ की मूर्ति जिसे उखाड़ दिया गया और उसके बाद इस पर और चारों तरफ मूर्ति है। हाँ, ये शंकर भगवान की मूर्ति है। ये सर्वे कार्य के दौरान हाँ। यहाँ पर इस खंबे पर हाँ। चारों दिशाओं में मूर्तियां भोजशाला की मंदिर वाली लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ने वालों की माने तो एएसआई ने मिटाए गए सबूतों को फिर से तलाशा और सच अब सबके सामने है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सारे खंभों को चूने से प्लेन कर दिया गया था। जब बाद में भाजपा की सरकार आई उस समय इनकी सफाई, आप आज भी यहाँ पर चूना देख सकते हैं, ये सब पूरे खंभों को चूने से प्लेन कर दिया गया था। अच्छा, ये जो सफेद रंग लगा हुआ है, ये जितनी चूने भी से आकृतियां हैं सबको इनको ढकने के लिए किया गया। और ये भी कहा गया कि कई आकृतियां तोड़ भी दी गई। ये आप ऊपर खंभे देख रहे हैं, खंभे दिखा दीजिए मनोज जी। इन सबको प्लेन कर दिया गया दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। लोगों का दावा है कि सबूत ही ऐसे हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक तर्क है, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता ना। अकाट्य है वो तो, सर्वेक्षण तो वैज्ञानिक है, वो तो विज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। हमारी संवाददाता सुचरिता कुकरेती ने भोजशाला परिसर में मौजूद कुंड का भी जायजा लिया, उसका सच जानने की कोशिश की कि आखिर इसका सच क्या है। यहाँ पर अक्कल गुइया जिस मंद बुद्धि बच्चों को, सरस्वती माता की जो मंद बुद्धि के बच्चे जो रहते हैं उनको उसका पानी पिलाया जाता है तो उसकी बुद्धि जल्दी से जल्दी आती है। अच्छा, तो ये यहाँ पर मान्यता है कि ये कुंड रहा और इस कुंड को भी ढक दिया गया था और जब इस कुंड में खुदाई की गई तो वहां पर भी बहुत सी मूर्तियां, प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। कहा जा रहा है कि जो मूर्तियां कुंड में थीं, उन्हें अब निकालकर एक कोने में संरक्षित कर दिया गया है, जिसमें शिव से लेकर माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की भी प्रतिमा है। आप देखें, शिव की मूर्ति दिख रही है आपको सामने। हमने शिव की मूर्तियां दिख सकते हैं आप, जो शिव की माताओं की मूर्ति अलग अलग और जो अलग अलग माँ सरस्वती के अलग अलग जो स्वरूप है, ये सब कुछ संरक्षित करके रखा गया है। और ये एक और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, जो एक बड़ा आप हम देखेंगे, ये पूरी तरीके से एक खंबा है और इसके अंदर अलग अलग देवताओं की मूर्ति उकेरी हुई है। पक्ष खुशी में झूम रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि उन्हें दूसरी जगह मस्जिद के लिए जमीन नहीं चाहिए। अगर मस्जिद होगी तो फिर भोजशाला में ही होगी और वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ले जाएंगे। ऐसे हालात में भोजशाला के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर है। सुचरिता कुकरेती और अजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल की, जहां लाउड स्पीकर को लेकर ऐसा हंगामा हुआ जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। पुलिस चौकी पर हमला हो गया, सड़कें पत्थरबाजी के मैदान में बदल गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। लेकिन क्यों, क्या असल वजह थी, वो आप जानिए। पुलिस चौकी पर पथराव, आधी रात चले पत्थर, वाहनों के साथ तोड़फोड़, लाउड स्पीकर पर बवाल, सुलग उठा आसनसोल। ये तस्वीरें आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी की हैं और ये भीड़ इस पुलिस चौकी पर पत्थर फेंक रही है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही। एक साथ सैकड़ों लोग इस पुलिस चौकी पर टूट पड़े, बुरी तरह तोड़फोड़ मचाई गई। जिस पुलिस चौकी में ये तोड़फोड़ की गई उसका हाल देखिए। इसकी टीन शेड उखाड़ दी गई, दरवाजे तोड़ दिए गए, पुलिस चौकी के अंदर रखा सारा सामान तबाह कर दिया गया। दीवारों का हाल देखिए, वहां लटके डेस्कटॉप गिरा दिए गए हैं, फाइलें बर्बाद कर दी गई हैं, जमीन पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। ये तोड़फोड़ सिर्फ पुलिस चौकी तक सीमित नहीं थी,
बल्कि पूरे इलाके में इस भीड़ ने उत्पात मचाया। ये तस्वीरें देखिए, इस इलाके में खड़े वाहनों का क्या हाल किया गया है। कार के चकनाचूर हुए शीशे आप देख सकते हैं। जिस भी दोपहिया वाहन को आप देखेंगे वो सड़क पर गिरा पड़ा है। मोटरसाइकिलों को तोड़ डाला गया। वहां खड़े ऑटो रिक्शा के शीशे तोड़ दिए गए। हॉस्पिटल आया तो यहाँ सीधा तोड़े लगा। ये मेरा ऑटो है। हम तो अभी खाने के लिए आदमी सोच रहा, शीशा लगाने के देख कैसे। अब ये तस्वीर देखिए, कुछ इस तरह से पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल ये पूरा बवाल लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और उसकी आवाज कम करने के नियम को लेकर हुआ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाली जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी की टीम रेलपार इलाके में पहुंची। पुलिस वहां लाउड स्पीकर के नियमों के बारे में बता रही थी। जब पुलिस ये जागरूकता फैला रही थी, तभी ये अफवाह फैली कि पुलिस मस्जिद में लाउड स्पीकर को जबरन बंद करा रही है। इस अफवाह के बाद उग्र भीड़ अचानक जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गई और भारी तोड़फोड़ की। तस्वीरें अगर आपको हम बताएं कि आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है और उसमें देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई थी। उसकी तस्वीरें जो है फाड़ी के जो बोर्ड है उससे यह दृश्य साफ नज़र आता है। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और यहाँ पर बोला जाए कि पूरी अभी पुलिस पिकेट बैठा दी गई है, किसी भी अप्रिय घटना ना घटे। और जब रात को यह घटना घटी तो उस समय जो है पुलिस ने जो है आकर सिचुएशन कंट्रोल की, टीयर गैस भी चार्ज किया। भीड़ का ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया गया। उस पर भारी पथराव हुआ। ईंट पत्थर चलने से पुलिस चौकी की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद भीड़ ने परिसर और सड़कों पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और आम नागरिकों के वाहनों को पलट दिया और तोड़फोड़ की। मैं इधर पहुंची तो तड़ पत्थर ये वो आना शुरू हुआ। फिर भी मुझे पुलिस वाले ने रोका तो मैं रुकी नहीं। मैंने कहा सब भागो, क्यों पत्थर तुम लोग बरसा रहे, तुम लोग समझ नहीं रहे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। उपद्रवियों को खदेड़ने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में राज्य पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को इलाके में तैनात किया गया। फिलहाल इस इलाके में हालात सामान्य हैं और पुलिस सीसीटीवी के जरिए उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है जो इस तोड़फोड़ में शामिल थे। हम अभी सीसीटीवी देखकर कौन था इन्वॉल्व हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन लोगों का एजेंट में एक्शन है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आसनसोल से मोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब जरा क्रिकेट की बात करते हैं। बात आईपीएल की। आईपीएल मैच के टिकट घोटाले के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में आईपीएल के लिए मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री पासेस में ही घोटाला हो गया। जी हां, जो पास मुफ्त में दिए जाते हैं उन्हें ब्लैक मार्केट में 80,000 रुपए तक बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस गिरोह का भांडाफोड़ किया और खास बात यह है कि यह सब एक पेट्रोल पंप से चल रहा था, लेकिन इसके तार अब सीधे डीडीसीए के एक बड़े अधिकारी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएल टिकट की कालाबाजारी। 80,000 में बेचे फ्री पास। टिकट बेचोगे आप मैच देखिए ना जाके। देखिए पेट्रोल पंप बना स्कैम का अड्डा। क्यों बेच रहे हो? वहाँ तो 5 दूंगा तो नाम गए, क्यों बेच रहे हो? शक के घेरे में कई बड़े ऐप्स। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के ठीक बगल में मौजूद एक पेट्रोल पंप आईपीएल टिकट घोटाले का अड्डा बना हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर से एक बड़े टिकट ब्लैक मार्केटिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जहां मुफ्त मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री पासों को ब्लैक मार्केट में 80,000 रुपए तक में बेचा जा रहा था। इस पूरे रैकेट में डीडीसीए का एक बड़ा अधिकारी भी शामिल बताया जा रहा है। साथ ही स्टेडियम के बगल में मौजूद पेट्रोल पंप का कर्मचारी समेत कई लोग इस कालाबाजारी से जुड़े हुए थे। पहले ये वीडियो देखिए।
इसमें दिख रहा शख्स का नाम अजय है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गाली दीजिए, आप दीजिए गाली। अभी क्या बोले? अभी ऑन रिकॉर्ड हो, ऑन कैमरा हो। टिकट बेचोगे आप मैच देखिए ना जाके। देखिए यहाँ बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ बेवकूफ बना रहे हो। तुम यहीं के लोकल हो तो खा डालोगे सबको। तू खा जाएगा मुझे क्या? नहीं, तुम खा जाओगे तुम। मार के मैच देखो, ज्यादा नाटक न करो। तुम लोकल हो मतलब खा जाओगे तुम। अभी हमको नहीं जानते हम कहाँ के हैं। 1500 का बेच रहे हैं। अजय नाम के इस शख्स पर आरोप है कि वो अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर टिकट और कॉम्प्लीमेंट्री पास डीडीसीए स्टाफ से लेकर बेचता है। अजय लखनऊ में भी मैच का टिकट बेचता देखा गया। अजय पर दिल्ली में कई सिनेमा घर पर फिल्म की टिकट और कॉमनवेल्थ में भी टिकट बेचने के केस हैं। अजय डिस्ट्रिक्ट ऐप, बुक माई शो और स्टेडियम स्टाफ की मिलीभगत से ये टिकट बेचता था। सूत्रों के मुताबिक ये कोई सड़क किनारे टिकट बेचने वाला छोटा गैंग नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग और नेटवर्क के साथ चलाया जा रहा वीआईपी पास सिंडिकेट था। 1500 के बेच रहे हैं, उसके बाद गोली मार रहे हैं लोगों को। आरोप है कि हर मैच से पहले टिकट की डिमांड का आकलन किया जाता था और उसी हिसाब से रेट तय होते थे। जिस मैच में बड़े खिलाड़ी होते थे, खासकर विराट कोहली जैसे स्टार, वहां टिकटों की कीमत आसमान छू जाती थी। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के दौरान सबसे ज्यादा कालाबाजारी हुई। विराट कोहली को देखने के लिए भारी भीड़ और जबरदस्त डिमांड का फायदा उठाया गया। एक कॉम्प्लीमेंट्री पास 80,000 रुपए तक में बेचा गया। इस तरह से ये कालाबाजारी की जा रही थी। लेकिन इस स्कैम का अड्डा एक पेट्रोल पंप था। इस बात का पता पुलिस को कैसे पता चला, ये आपको बताते हैं। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले स्टेडियम और इस पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी की। टिकट ब्लैक कर रहे 3 लड़कों को दबोचा। उनके पास से नॉट फॉर सेल लिखे 33 कॉम्प्लीमेंट्री पास बरामद हुए। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि डीडीसीए के फर्जी प्रतिनिधि बनकर फैंस को फंसा रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे पास उन्हें बगल के पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर से मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर पंकज यादव को पकड़ा, जिससे डीडीसीए के बड़े अधिकारियों तक आंच पहुंच गई। चारों लोगों के पास से जो है तकरीबन 24 जो है वो टिकट्स जो है बरामद की है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने। इसके अलावा 59 टिकट्स में से अगर आप देखें तो 33 टिकट्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीमेंट्री टिकट्स होते हैं, जो कि नॉट फॉर सेल होते हैं। उनको भी इन लोगों ने जो है वो बेचा। इसमें पूरा का पूरा एक रैकेट है। कई सारे ऐसा बताया जा रहा है कि जो डीडीसीए है उसके भी कुछ अधिकारी जो हैं इसमें उन लोगों से टिकट दिया करते थे और ये लोग जो है उन टिकट्स को जो है ब्लैक में लोगों को बेचा करते थे। तो इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले के अंदर जारी है और तकरीबन 25,000 रुपए के आसपास जो है दिल्ली पुलिस ने कैश भी इन लोगों से बरामद किया है। एक पेट्रोल पंप से आईपीएल की टिकटों की कालाबाजारी की जा रही थी। वहां का सुपरवाइजर आखिर इतने बड़े स्कैम का हिस्सा कैसे बना, ये भी समझिए। पंकज यादव पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर था और इस रैकेट की सबसे अहम कड़ी भी। पंकज 12 सालों से इस पेट्रोल पंप में काम करता था। स्टेडियम के पास पेट्रोल पंप होने से पंकज की डीडीसीए के अधिकारियों से पहचान हो गई थी। डीडीसीए का एक अधिकारी फ्री वीआईपी पास पंकज को देता था। पंकज ये पास ब्लैक करने के लिए एजेंट्स को देता था और फिर इस तरह से ये फ्री वीआईपी पास ऊंचे दामों में बेच दिए जाते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में स्टेडियम के पास के पेट्रोल पंप सुपरवाइजर पंकज यादव के साथ मुकीम, गुफरान, मोहम्मद फैजल नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन डीडीसीए के एक अधिकारी का नाम इस स्कैम में आने से यह पूरा मामला बेहद चर्चा में आ गया है। पुलिस अब बाकी लोगों की तलाश करके इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन क्यों? तो उसके पीछे है एक फोन कॉल। प्रोफेसर साहब ने फोन कॉल की और जो कुछ उस फोन कॉल पर उन्होंने कहा या फिर बोला, उसके बाद उनको हवालात का रास्ता दिखा दिया। अरे 3 गवाही, जूता चप्पल और पिटाई, प्रोफेसर ये नारेबाजी, ये हुंकार लखनऊ यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर के सम्मान में हो रही है। अरे 3 गवाही, जूता चप्पल और पिटाई, जी हाँ, ये पुलिस की गिरफ्त में लखनऊ के एक प्रोफेसर साहब हैं। उन्हीं के सम्मान में उनके लिए 3 दवाई वाले नारे लग रहे हैं। छात्रों में गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि इन पर आरोप ही इतने संगीन है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
ये परमजीत सिंह हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब पर अपनी एक छात्रा के साथ अश्लील बातें करने और उसे अपने घर बुलाने के लिए दबाव बनाने के संगीन आरोप हैं। उससे जुड़ा कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए KGI में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डालेंगे। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे लिए सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। सोचिए, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की चैट बताई जा रही है। ऑडियो में अपनी ही छात्रा के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। प्रोफेसर साहब ने लड़की को अपने पास बुलाने के लिए उसे पेपर आउट कराने तक का प्रलोभन दे डाला। साफ कह दिया, मिलने आ जाओ, तुम्हारे लिए पेपर आउट कर लिया है। तो किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए। सुना आपने, ये BSc 3rd ईयर की छात्रा बताई जा रही है, जिसके साथ प्रोफेसर की बातचीत हो रही है। सोचिए, ये प्रोफेसर हैं, समाज में इनका रुतबा भगवान की तरह होता है। इन्हीं जैसे प्रोफेसर ने इस तवज्जो, इस सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लड़की बार बार मना करती रही, लेकिन प्रोफेसर साहब उसे हर हाल में अपने पास बुलाने के लिए दबाव बनाते दिखाई दिए। तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विदिन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स, अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते हैं। मैं कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। प्रोफेसर साहब छात्रा पर घर से पहले ही आ जाने का दबाव बना रहे थे। एक तरफ इन्होंने छात्रा को गलत इरादे से बुलाने का प्रयास किया, उससे अश्लील बातें की, और दूसरी तरफ पेपर लीक करने का भी दावा कर डाला। इस पूरे मसले पर छात्रा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद हसनगंज पुलिस असिस्टेंट प्रोफेसर साहब को पूछताछ के लिए उठा ले गई। इसी की जानकारी के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भड़के हुए हैं। अरे तीन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, चरित्रहीन प्रोफेसर मुर्दाबाद। छात्रों की मांग है कि आरोपी प्रोफेसर परमजीत सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और जिस पेपर को उन्होंने आउट करने का दावा किया, उसे निरस्त करके नए सिरे से बनाया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले में सख्ती दिखाते हुए सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर साहब इस पूरे प्रकरण को अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। अब सच क्या है, पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से चैट वायरल हो रही है, वो शिक्षा के मंदिर में सबसे सम्मानीय पद को ठेस पहुंचाने वाली, उसकी गरिमा को तार-तार करने वाली। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। अब बात नीट लीक की करते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कल केमिस्ट्री का प्रोफेसर पकड़ा गया था, और बॉटनी यानी बायोलॉजी के प्रोफेसर को अब पकड़ लिया गया है, और अभी कई और ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की तैयारी यहाँ पर है। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, वो तो यहाँ तक इशारा कर रहे हैं कि पेपर 2-4 दिन पहले नहीं बल्कि महीने भर पहले ही लीक हो गया था, और चंद लोगों तक नहीं बल्कि बहुत लोगों तक इसको पहुंचाया गया था। और किस तरह से ये जो कड़ियां हैं जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, और क्या क्या बड़े खुलासे उसमें अब तक हुए हैं, वो जरा आपको दिखाते हैं। तमाम कार्यकर्ता उन लाखों युवाओं को न्याय दिलाएगा, आपको उन लाखों युवाओं को जवाब दे। नीट लीक के आखिर कितने गुनहगार हैं? एक के बाद एक हर दिन के साथ नीट लीक के बड़े बड़े प्यादे सामने आ रहे हैं। सबको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
नीट लीक में कल प्रोफेसर कुलकर्णी को पकड़ा गया था। आज उसी केस में बॉटनी के प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया गया। इसे भी मास्टरमाइंड गैंग का मुख्य मेंबर बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लीक सिंडिकेट है क्या, जिसके हर प्यादे का अपना अलग अलग किरदार है। जिनका लीक पेपर से कोई सीधा ताल्लुक नहीं माना जा सकता था, वो सारे किरदार भी पेपर लीक में शामिल हैं। ये देखिए, इसमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, इसमें ब्यूटी पार्लर चलाने वाली ब्यूटिशियन है और प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला ऑपरेटर भी शामिल है। आमतौर पर पेपर लीक में शिक्षा से जुड़े लोग शामिल होते हैं, उन्हीं पर शक जाता है। लेकिन ये रैकेट देखिए, जिसमें प्रॉपर्टी बेचने वाला शामिल है, ब्यूटी पार्लर वाली। प्रोफेसर कुलकर्णी के बाद इसमें सबसे नई किरदार है मनीषा मंधारे। ये बॉटनी की प्रोफेसर है, जिसे एनटीए ने प्रश्न पत्र सेट करने का जिम्मा दिया था। वही सबसे बड़ी गद्दार निकली। सीबीआई ने दिल्ली से सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को दबोचा है। ये गिरफ्तारी प्रोफेसर कुलकर्णी के खुलासे के बाद हुई है, जिसमें वो कबूल कर चुका है कि उसके साथ इस जघन्य अपराध में मनीषा वाघमारे के अलावा 2 और लेक्चरर भी शामिल हैं। उसी के बाद मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी हुई है। अब इंतजार है एक और लेक्चरर का, एक और टीचर का, जिसके लिए सीबीआई दबिश दे रही है। हम आपको कुछ जानकारी दें, उससे पहले पीवी कुलकर्णी नाम के इस प्रोफेसर का प्रवचन भी आपको सुनना चाहिए, जो अपने प्रवचन में खुद को सबसे पाक साफ, शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित और पैसों के लालच से बिल्कुल दूर रहने वाली बातें करता दिखाई देता है। नमस्कार, मी प्राध्यापक पीवी कुलकर्णी गेली 28 वर्ष लातूरला दयानंद विज्ञान महाविद्यालयामध्ये रसायनशास्त्राच्या अध्यापनाचं काम करतोय। 2011 सालापासून मी डीपर या संस्थेशी जोडला गेलो। सुरुवातीला 1-2 वर्ष संस्थेचं काम फक्त शैक्षणिक क्षेत्रापुरतं मर्यादित होतं। त्यामुळे बऱ्याच लोकांना शंका होती की हे एक शैक्षणिक क्षेत्रामधनं कुठला तरी आर्थिक फायदा करून घेणारं ऑर्गनायझेशन आहे असं। पण गेल्या 2-4 वर्षात जर आपण पाहिलं तर डीपर या संस्थेने अनेक क्षेत्रामध्ये काम करायला सुरुवात केलेली आहे। मग ते क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र असेल, मग ते सामाजिक क्षेत्र असेल, कुठे काही लोकांना मदतीची गरज असेल, अनेक क्षेत्रामध्ये डीपर आजच्या घडीला काम करत आहे। सुना आपने कैसे ये धूर्त प्रोफेसर लोगों के सामने अपने आप को ईमानदारी के टॉप लेवल पर दिखाता था, लेकिन पर्दे के पीछे ये और इसके साथी पेपर लीक करके ना जाने कितने बच्चों का मौका छीन लिया करते थे। इसी प्रोफेसर की साथी मनीषा मंधारे पर सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अप्रैल के महीने में इस लेडी मास्टरमाइंड ने अपने पुणे के घर को लीक का सेंटर बना दिया था। लाखों रुपए लेकर छात्रों को बुलाया गया और परीक्षा में आने वाले बायोलॉजी के सवाल कॉपियों में पहले से ही लिखवा दिए गए। प्रोफेसर कुलकर्णी ने बताया कि पहले लातूर में नीट पेपर बेचने की कोशिश थी, लेकिन लोगों को उसके दावे पर भरोसा नहीं हुआ। वो लातूर में पेपर बेचने में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसने पुणे की मनीषा वाघमारे से संपर्क किया और मनीषा ने ही छात्रों को तलाश कर पेपर बेचने की डील तय की। आपको मास्टरमाइंड कुलकर्णी की पूरी कुंडली बताते हैं। इसका पूरा नाम पीवी कुलकर्णी है। इस पर आरोप है कि नीट पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है। पेशे से पुणे में केमिस्ट्री लेक्चरर है। ये एनटीए परीक्षा प्रक्रिया से भी जुड़ा था। ये सीक्रेट कोचिंग क्लास चलाता था। पेपर के बदले 10 से 25 लाख रुपए तक मांगे गए थे। मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे मुख्य तौर पर इनके साथ जुड़े हुए थे, जिनमें अब मनीषा मंधारे का भी नाम शामिल हो गया है। मनीषा वाघमारे जो बिचौलियों की भूमिका निभाती थी, उसे लेकर भी एक्सप्लोसिव खुलासे हुए हैं। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मनीषा 2 साल से पेपर लीक रैकेट में एक्टिव थी। पेपर लीक रैकेट में बिचौलिए की भूमिका में थी। ये छात्रों और अभिभावकों से संपर्क करती थी, सभी को आरोपी धनंजय लोखंडे से जोड़ती थी। नीट छात्र लाने पर इसे कमीशन मिलता था। सीबीआई के पास धनंजय मनीषा की चैट है। चैट में नीट पेपर लीक को लेकर पूरी चर्चा है। दोनों की चैट अब इस जांच का अहम हिस्सा है। रैकेट से जुड़ने से पहले मनीषा ब्यूटी पार्लर चलाती थी और यह पुणे के सुख सागर नगर की रहने वाली थी। इन सब के बीच एमबीबीएस छात्र दीपक पाटिल ने पेपर लीक को लेकर एनडीटीवी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दीपक नीट पेपर लीक के बड़े चश्मदीद हैं। एनडीटीवी को उन्होंने क्या कुछ बताया, वो आपको भी सुनना चाहिए। लातूर में जो राजस्थानी मारवाड़ी स्कूल है, उधर मेरा एग्जाम सेंटर आया और एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद मैंने विद्यार्थियों से संवाद किया।
और संवाद के दौरान मुझे ऐसा पता चला कि जब एग्जाम 5 बजे छूट गया और तुरंत मैं एग्जाम सेंटर के हॉल के बाहर आया और एक लड़के से बात किया कि आपका पेपर कैसा गया, डिफिकल्टी लेवल पेपर का कैसा है, ये सवाल एनसीईआरटी से आए थे या एनसीईआरटी के बाहर से, ऐसा मैंने सवाल किया। और वो मुझे बताता है कि जो पेपर हमने अभी देखा है वो मेरे पास था, वो पेपर मुझे सुबह प्राप्त हुआ था और ये वो मुझे बोला, पर मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ। बट जब आगे आते हैं और डिस्कशन हमारा लंबा चलता है तो वो आगे मुझे डायरेक्टली 2 A4 शीट निकालता है व्हाइट, और उसके ऊपर पूरे आंसर्स लिखे हुए थे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑल आंसर्स रिटर्न उसके ऊपर लिखे हुए थे। वो देख के मुझे शौक हुआ। बट अभी तो मैं उसका फोटो नहीं निकाल पाया था, बट वो मुझे जो आंखों का प्रूफ है, जो मैंने अपने आंखों से देखा, तो मैंने वो डायरेक्टली क्या कर दिया, इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट कर दिया कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। किया था आपने? 5:10 के पेपर होने के बाद? पेपर होने के बाद 3 मई को, सबसे पहले 3 मई को 5:10 को मैंने वो पोस्ट डाल दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी। और वो पोस्ट इतनी वायरल हो चुकी कि बहुत मतलब नजदीक 2-3 लाख लोगों के पास पहुंच गई। और जो स्टूडेंट के पास वो पहुंच गई जिन्होंने पेपर दिया था 26 का, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसा मैसेज और ऐसा डिमांड हमसे भी की गई थी, ऐसे पैसों की डिमांड हमसे भी की गई थी कि इतना आप अमाउंट दीजिए और हम आपको पेपर दे देंगे। और वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजने लगी। फिर वो जो स्क्रीनशॉट मुझे प्राप्त हुए, जो वीडियो मुझे प्राप्त हुए, मैं वो सोशल मीडिया पे डाला, उसको भी ज्यादा व्यूज मिले, वो भी ज्यादा लोगों के पास पहुंच गया। और बहुत ज्यादा मतलब राजस्थान कोटा से मुझे मैसेज आया, वेस्ट बंगाल से मुझे मैसेज आया और झारखंड से मुझे मैसेज आया कि सर हमारे साथ भी, हमारे यहाँ भी, और टेलीग्राम पे हमें ये पैसे की डिमांड की गई। किस तरह से पेपर लीक किया गया और किस तरह से आरोपी पैसे मांगते थे, ये भी समझ लीजिए। कुछ हमें आप प्रूफ बता सकते हैं कि कैसी ये डिमांड की जा रही थी, क्या सब मैसेज थे और कैसे चार्ज चल रही थी और कैसे ये सब मामला सामने आ रहा था? ये आप टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो। इधर सीधा मैसेज है कि गाइज नीट का पेपर मिल रहा है, कुछ ही बच्चों को दे रहे हैं। ये बुकिंग अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट 30 के, मतलब 30,000 बुकिंग अमाउंट ले रहे हैं, मतलब पेपर के पहले। और आफ्टर नीट पेपर होने के बाद 70,000 रुपए। और पेपर कब मिलेगा क्या नहीं, इसकी डिटेल आप देख सकते हो। और ये जो पेपर आप इधर पेपर जो डाला गया, जो वायरल पेपर किया गया, ये पेपर देख सकते हो। बहरहाल जिस तरह से सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, इस धांधली के किरदार बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक लगातार अहम खुलासे होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद यहां की हकीकत पूरे देश के सामने आ चुकी है। जब एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची तो हमारे कैमरे पर मूक बधिर बच्चों ने इशारों में अपने ऊपर हो रहे जुल्म की दर्दनाक दास्तां को बयान किया। इन बच्चों ने इशारों में जो बताया वो इतना खौफनाक है जितना वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। बच्चों के मुताबिक ये स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा अड्डा है जहां मासूमियत को सजा दी जा रही है, जहां बच्चे बोल नहीं सकते हैं, इसलिए शायद उन्हें बेरहमी से पीटा गया। मुजफ्फरपुर का यह सच सुनाई नहीं देता, सीधे झकझोर देता। मुजफ्फरपुर एक शहर जहां लोगों को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनके शहर के बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल में मासूम बच्चों के साथ बंद दरवाजों के भीतर बेरहमी से मारपीट हो रही थी। लेकिन इन बच्चों की चीख भी कोई सुन नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो इन बच्चों को कुदरत ने आवाज दी थी और ना ही इनके साथ हैवानियत करने वाले शख्स को दिल। ये देखिए हॉस्टल के पलंग के ऊपर कैसे ये हैवान बच्चों के ऊपर घूंसों की बारिश कर रहा है। स्कूल के अंदर ये हैवान बच्चों को ऐसे ही मारता रहता है और बच्चों की चीखें भी अनसुनी रह जाती हैं। मासूमियत पर घूंसे बरसाए जाते हैं, उनकी खामोशी को सजा दी जाती रही। और फिर एक वीडियो सामने आया, एक ऐसा वीडियो जिसने इस सन्नाटे को चीर दिया, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। फिर प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम तुषार कुमार पुलिस के साथ स्कूल पहुंचे, लेकिन जांच में जो सामने आया वो सिर्फ कुछ कमियां नहीं थी, बल्कि वो एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी। जहां जिम्मेदारी थी वही लापरवाही सामने आई, जहां सुरक्षा होनी चाहिए थी वहीं खामी सामने थी। सबसे बड़ा सच ये कि ये कहानी पिटाई की नहीं, ये कहानी उस भरोसे के टूटने की है जो इन बच्चों ने इस जगह पर किया था और जो बेरहमी से तोड़ दिया गया। ऐसा देखा गया है, बच्चों से बातचीत करके ऐसा महसूस तो हुआ है कि बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है पूर्व में, तो उसके तहत हम लोग उचित कार्रवाई कराएंगे। जांच चल रही है, जांच हुई है, कुछ गड़बड़ियां तो बिल्कुल सामने आई हैं। पहले FIR भी हुए हैं संस्थापक और उनके भाई पे। इस पे हम लोग पूरी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। इन बच्चों की गलती सिर्फ इतनी है कि ये बोल नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दर्द भी महसूस नहीं करते।
बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल एक ऐसा नाम बनकर सामने आया जिसके पीछे छिपी है हैवानियत। इस वायरल वीडियो में छोटे छोटे बच्चों पर बरसते लात घूंसे। यहाँ काम करने वाले लोगों के चेहरे पर गुस्सा नहीं, क्रूरता नजर आई। इन बच्चों ने बिना आवाज के सब कुछ कह दिया। इनके हाथ पैर कांप रहे थे और आरोप साफ थे कि हमें मारा जाता है, हमें डराया जाता है। तो सवाल ये भी कि जब ये बच्चे बोल भी नहीं सकते तो आखिर कितने दिन से ये सब सह रहे थे, जबकि स्कूल में सीसीटीवी लगे थे, प्रशासन मौजूद था, स्टाफ जिम्मेदार था, फिर भी ये अत्याचार चलता रहा। सवाल तो ये भी है कि क्या कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए थे? क्या शिकायत करने वाला कोई नहीं था या सुनने वाला कोई नहीं था? असली सवाल तो ये भी है कि वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई क्यों हुई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आवाज नहीं होती तो क्या इंसाफ भी नहीं होता? मुजफ्फरपुर का ये सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं, पूरे सिस्टम का है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।